पाठशाला की पहली क्लास, घायल ईरान ने ट्रंप को वहां मारा, तेल गैस में आग लग गई, पूरी दुनिया में हाहाकार क्यों मचा? ईरान तेल गैस सब खाक कर रहा, दुनिया में भूचाल, भारत पर कितना असर पड़ेगा? पीएम मोदी का प्लान क्या है? एलपीजी ही नहीं, पेट्रोल, खाद, खाना, चिप, दवाइयां, किस किस पर संकट, महंगाई का कितना बड़ा बम फटना तय हो गया है? और ट्रंप क्या सेना उतारने वाले हैं? क्या खाड़ी देश युद्ध में कूदने वाले हैं? अब क्या गजब होने वाला है अब इसका चैप्टर। देखिए, ट्रंप के युद्ध ने दुनिया में पहले ही हाहाकार मचाया हुआ है और अब युद्ध ऐसे भीषण मुकाम पर पहुंच गया है कि जैसे लग रहा है प्रलय ही आ जाएगी। एक दूसरे का तेल गैस सब फोड़ने में जुट गए भाई लोग। तेल गैस ऐसी चीज है बॉस जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। ईरान युद्ध की वजह से पहले से ही दुनिया की 20% तेल गैस सप्लाई रुकी पड़ी है। अब अगर तेल गैस का जहां से प्रोडक्शन होता है वहीं पर बम गिरने लगे तो सप्लाई करने के लिए तेल गैस मिलेगा ही नहीं आपको। आप देखिए कि 24 घंटे में क्या ना क्या हो गया। ईरान के गैस प्रोडक्शन पर हमला हुआ तो ईरान ने आसपास गल्फ के ज्यादातर देशों के तेल गैस प्लांट फोड़ दिए। और हमने आपको पाठशाला में बताया था, ईरान का हिसाब क्लियर है, तुम मुझे जहां मारोगे, जहां मुझे तकलीफ दोगे, मैं तुमको वहीं तकलीफ दूंगा। तुम मेरी जो नस दबाओगे मैं तुम्हारी वही नस दबाऊंगा। तो वो वही कर रहा है जिससे अमेरिका अलबलाया हुआ है। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला कर दिया है ईरान ने। सऊदी अरब की बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया है। कुवैत में तो दो बड़ी तेल रिफाइनरीज को टारगेट किया है। यूएई के 2 बड़े तेल गैस प्रोडक्शन पर हमला कर प्लांट बंद ही करवा दिया है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये हमले हो रहे हैं, बात यह भी है कि तेल गैस पर हमलों के बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अगर यही सब चलता रहा तो भाई ये युद्ध रुकेगा कैसे? और युद्ध नहीं रुकेगा तो पूरी दुनिया में ऐसी आग लग जाएगी। तेल गैस पर अटैक होने लगे हैं, लेकिन ट्रंप कभी तो हाथ जोड़े हुए मोड में कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं था यार ये सब हो रहा है, इजराइल ने कर दिया, अब नहीं मारेंगे, तुम भी मत मारना भाई। फिर कभी धमकाने लग जा रहे हैं कि ईरान ने फिर से अटैक किया तो वो ईरान के गैस प्रोडक्शन को पूरी तरह उड़ा देंगे। ऊपर से कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि ईरान ने खाड़ी के जिन देशों के तेल गैस पर अटैक किया, अब वो देश भी कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धरे थोड़ी बैठे रहेंगे। लग रहा है कि अब वो भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं। उधर ईरान कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं, उस पर जिस तरह का हमला होगा उसी तरह का वो जवाब देगा। अगर उसके तेल गैस पर अटैक होगा तो वो भी दूसरों के तेल गैस फोड़ देगा। भाई मतलब दोनों तरफ से मामला चल रहा है कि बर्बाद हो जाएंगे लेकिन मारते रहेंगे। मामला बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। किसी को यह परवाह ही नहीं है कि इससे दुनिया में क्या हाहाकार मचा है। और मामला ऐसे ही बिगड़ता रहा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आप देखिए कि दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं। दुनिया भर के एक ही दिन में लाखों करोड़ रुपए लोगों के डूब रहे हैं। कच्चे तेल के दाम बेकाबू होते चले जा रहे हैं। गैस की कीमतें दुनिया भर में भयंकर बढ़ गई हैं। उधर सोना चांदी के दाम ताबड़तोड़ गिरने लगे हैं। इन नई बर्बादी की आहट से दुनिया भर में बाप बाप कर रही है पब्लिक। लेकिन बॉस, ये तो भयानक संकट का ट्रेलर भर है, क्योंकि अगर तेल गैस का प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों रुक गई तो फिर दूसरी चीजों पर भी असर पड़ेगा। बात सिर्फ एलपीजी सिलेंडर की नहीं है, पेट्रोल भर की नहीं है, खाद पर, फर्टिलाइजर पर, इंटरनेट, सेमीकंडक्टर, चिप जो है, दवाइयां, क्या क्या नहीं है जो आपके लिए महंगा हो जाएगा और सब पर संकट आ जाएगा। दुनिया भर में महंगाई का बम फट जाएगा बॉस। और इसीलिए पिछले 24 घंटे में जो हुआ है और अगले वक्त कुछ घंटों में जो होने वाला है उसको पूरा एनालाइज करके बताऊं, उससे पहले इस भीषण युद्ध में जो नया मोड़ आ गया है उसका एक ट्रेलर देखिए। दुनिया भर में कैसे हाहाकार मचा हुआ है वो आप देखिए कि जब से ईरान के गैस प्लांट पर हमला हुआ और इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के तेल गैस प्लांट पर मिसाइलें, ड्रोन गिराकर वहां आग लगा दी, तब से दुनिया हिल गई। इधर ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई में तेल गैस प्लांट फोड़ दिए, वहां आग लगा दी। उधर दुनिया भर की जेब जलने लगी, दुनिया भर के शेयर मार्केट क्रैश होने लगे। आप देखिए कि आज ही भारत के शेयर मार्केट में एक दिन में 12 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं भारत में। सेंसेक्स सीधे एक दिन में 2500 पॉइंट और गिर गया, पहले से ही गिरते गिरते 2 साल पीछे जा चुका है। अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, वहां शेयर मार्केट में $800 बिलियन यानी 76 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। भारत में तो 12 लाख करोड़ डूबे, अमेरिका में 76 लाख करोड़ रुपए डूब गए निवेशकों के। कच्चे तेल के दाम जो युद्ध से पहले $67 प्रति बैरल के आसपास थे वो बढ़कर $119 पहुंच गया है बॉस।
और कहा जा रहा है कि आगे $200 चला जाएगा अगर यही सब तमाशा चलता रहा। इतना ही नहीं, मार्केट क्रैश हो रहा है, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सोने चांदी के दाम क्रैश हो रहे हैं। युद्ध जिस लेवल पर पहुंच गया है उसकी कीमत दुनिया और कैसे कैसे चुकाएगी, आगे पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। भारत में क्या होगा यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि युद्ध तो 20 दिन से चल रहा है, लेकिन अब ऐसा हाहाकार मचा तो उसकी वजह है दुनिया भर की तेल गैस सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा आ गया। युद्ध की वजह से 20% तेल गैस सप्लाई पहले से बंद। अब तो सीधे तेल गैस प्लांट पर हमले होने लगे। प्रोडक्शन यूनिट ही उड़ा दीजिएगा तो तेल बनेगा कैसे? कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया, जब वहां तेल ही नहीं रहेगा तो आप सप्लाई क्या कीजिएगा? आप देखिए कि 24 घंटे में ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट, और जहां से दुनिया की 17 से 18% गैस की सप्लाई होती। ईरान ने सऊदी अरब की सैमरेफ रिफाइनरी पर अटैक किया, जो मिडिल ईस्ट की बड़ी तेल रिफाइनरी है और जहां 4 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन होता है। ईरान ने कुवैत की 2 मुख्य तेल रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक करके आग लगा दी, जहां से 7 लाख बैरल तेल प्रतिदिन का उत्पादन होता है। ईरान के हमले के डर की वजह से यूएई को अब 2 बड़े तेल गैस प्रोडक्शन प्लांट बंद करने पड़े। वहां पर हैबशन गैस फैसिलिटी और बॉब ऑयल फील्ड पर मिसाइल अटैक हुए। यानी या तो फोड़ दे रहा है ईरान, या उसके डर से यह सप्लाई और रिफाइनरी बंद हो रही। और इसमें सबसे ज्यादा खलबली मची है कतर पर हमले को लेकर, क्योंकि कतर में जिस गैस प्लांट पर ईरान ने हमला किया, वहां पर सप्लाई, वहां की सप्लाई पर दुनिया के बहुत सारे देश निर्भर हैं। ईरान ने अपने पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला कतर के रास लाफान गैस फैसिलिटी पर करके लिया है। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ईरान ने 14 मिसाइलें इस गैस फील्ड पर मारी, भाई पूरा फोड़ के रख दिया है। कतर का रास लाफान गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग हब है। इस हमले में कतर को काफी नुकसान हुआ है और हमले के बाद कतर ने प्लांट में प्रोडक्शन को पूरी तरह रोक दिया। क्या प्रोडक्शन होगा, देख रहे हैं कैसे आग लगी हुई है, पूरा धुआं धुआं हो गया है भाई। आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। दुनिया का 17-18% गैस यहां से निकलता है और आज उसकी हालत आप देख लीजिए। सीधा 17-18% गैस दुनिया के मार्केट से निकाल दीजिए, हाहाकार नहीं मचेगा। इससे पहले 2 मार्च को भी कतर के इस प्लांट पर हमला हुआ था। उस अटैक के बाद भी कतर ने प्रोडक्शन को सस्पेंड कर दिया। इस तरह के गैस प्लांट पर हमला दुनिया का कितना नुकसान कर सकता है, इसे आप इस बात से समझिए कि अगर युद्ध बंद भी हो जाए तो भी इस तरह के गैस प्लांट को फिर से प्रोडक्शन शुरू करने में अभी महीनों लगेंगे बॉस। कतर के एलएनजी हब पर हमले से भारत की चिंता बढ़ गई, क्योंकि भारत को बहुत भारी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई यहीं से होती थी। आप देखिए कि भारत अपनी कुल खपत का 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। 2024-25 में 270 मिलियन टन एलएनजी इंपोर्ट किया था भारत ने, और उसमें से 112 मिलियन टन यानी करीब 41% सिर्फ कतर से इंपोर्ट हुआ था। कतर की एलएनजी का इस्तेमाल भारत में बड़े लेवल पर पावर जनरेशन, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट और घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां कतर की एलएनजी पर डिपेंडेंट है। पीएलएल यानी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, गेल इंडिया और जीएसपीसी जैसी भारतीय कंपनियां बहुत लंबे समय से कतर से एलएनजी मंगाती रही हैं। इसलिए कतर के एलएनजी हब पर ईरान के हमले के बाद भारत में गैस का संकट खड़ा हो सकता है, इसकी चिंता बड़ी हो गई है। लोगों के मन में डर भरने लग गया है कि भाई चलिए आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इधर उधर से मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर जहां से इतनी बड़ी मात्रा में आता है वही तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या करेंगे आप? दुनिया क्या करेगी? ईरान ने सऊदी अरब के सैमरेफ रिफाइनरी को धुआं धुआं कर दिया। सऊदी के लिए यह रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से सऊदी अपना तेल इसी रिफाइनरी से निकाल रहा था, लेकिन अब ईरान ने इसे भी रोक दिया है। आप देखिए कि सऊदी अरब की यह रिफाइनरी लाल सागर के तट पर है। सऊदी अरब ने पूर्व से पश्चिम तक एक तेल पाइपलाइन डाली हुई है। जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तब भी सऊदी को बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भाई उसने तेल की लाइन डाली हुई है। वो इसी पाइपलाइन के जरिए पूरब की रिफाइनरियों का तेल पश्चिम में लाल सागर भेज रहा था और यहां से वो आसानी से तेल बेच दे रहा था। लेकिन जब ईरान के गैस फील्ड पर हमला हुआ तो ईरान ने भी सऊदी के इस रिफाइनरी को निशाना बना दिया। ईरान ने 18 दिन पहले भी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को ड्रोन और मिसाइलें दागकर फोड़ा था,
जिसके बाद सऊदी को यह रिफाइनरी बंद करनी पड़ गई थी। ईरान ने कुवैत को भी नहीं छोड़ा। कुवैत की 2 ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन फोड़ दी। पहला हमला कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ। यहां ड्रोन फटने के बाद पूरा इलाका हिल गया। ईरान ने दूसरा हमला कुवैत की मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर किया है। ईरान के इन हमलों से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई में हड़कंप मचा हुआ है बॉस। पूरा मिडिल ईस्ट हिला हुआ है, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती है बॉस। और वही तेल गैस फोड़ दोगे तो इनका तो तेल निकल जाएगा। अमेरिका ईरान के इस युद्ध से तो पहले ही खाड़ी देशों की जान पर बनी हुई है। अब उनके रिसोर्सेज पर खतरा आ गया है। आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में खाड़ी देशों में ईरान के हमलों को लेकर बात हुई। इस मीटिंग के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया कि उसे इन हमलों के नतीजे भुगतने होंगे। वहीं कतर तो इतना भड़क गया कि उसने ईरान के सैन्य अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। खाड़ी देशों से संकेत मिल रहे हैं कि वो भी इस युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। भाई उनको लग रहा है कि अब तो क्या करें, उधर ईरान अमेरिका तक तो मार नहीं पा रहा, तो वो इनको मार रहा है। इधर नस दबाता है ताकि अमेरिका जो है वो चिल्लाए, लेकिन नस तो इनकी दब रही है, मर तो ये रहे हैं, हालत इनकी खराब हो रही है। तो खाड़ी देश कर रहे हैं कि हमको भी कूदना पड़ेगा युद्ध में। अगर खाड़ी देश युद्ध में कूद गए तो भाई ये युद्ध उस लेवल पे चला जाएगा जहां से नीचे खींचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ईरान सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं फोड़ रहा, उनको ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि इजराइल के गैस प्लांट पर ईरान ने हमला कर दिया। बड़ी खबर आ रही है, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक हुआ है और ये इजराइल के लिए बड़ा झटका है कि उसके हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर अब ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया है। यानी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा बॉस। भाई वो कह रहा है तुमने मेरा तेल और गैस फोड़ा, मैं जहां तक मार सकता हूं वहां तक घुस घुस के तेल गैस फोड़ दूंगा सब। उधर ट्रंप भी फिर से ईरान को ऐसा धमका रहे हैं कि ईरान का पूरा गैस प्रोडक्शन ही उड़ा देने की धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर जो अटैक किया उसके बारे में अमेरिका को कुछ पता ही नहीं था। एकदम मासूम बन रहे हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था, तुमको नहीं पता था। अब इजराइल इस तरह का हमला नहीं करेगा कह रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने अब गैस तेल प्लांट पर हमला किया तो उसे अमेरिका छोड़ेगा नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को इतनी ताकत और इतने जोर से उड़ा देगा जो ईरान ने पहले देखा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका का टोन चेंज हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बहुत तेज मार रहा है, इधर से एक मारो ये 4 मारने जैसा कर रहा है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं मारेंगे, तुम भी मत मारो। क्यों भाई, तुमने शुरू क्यों किया? उधर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कह दिया कि आज ईरान पर अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। एक तरफ इनके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तो ऐसा फोड़ दिया है कि कुछ बचा ही नहीं, फिर ये कहते हैं इतना बड़ा हमला करूंगा कि ईरान की ताकत घट जाएगी। तो भाई जब सब उसका ताकत निचोड़ चुके हो हमले कर करके, तो अब कौन सा ताकत निकाल रहे हो? बोलो ना कि तुम्हारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल रही है, इसलिए झूठ बोल बोल के उस पर लिपापोती करते हो। उधर ट्रंप का प्लान यह है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका हाल ही में बम फोड़ चुका है ताकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान ने भी अभी तक हॉर्मुज बंद किया हुआ। लेकिन अब अमेरिका ने अपने 2000 मरीन जवानों को इस आइलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। रिपोर्ट है कि इस जहाज को सिंगापुर से ईरान की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज के रास्ते में अड़ंगा डालेगा तो अमेरिका उसके उस खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि कुछ भी करके देख लो, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान तो वेट कर रहा है, ईरान बैठा हुआ है कि तुम भेजो अपने सैनिक। जो ड्रोन हम अमेरिका तक नहीं भेज पा रहे, जो मिसाइलें हम अमेरिका तक नहीं मार पा रहे, तुमको ईरान के लोगों को मारने में मजा आता है। ईरान कह रहा तुम भेजो ना, हम मार के बताते हैं तुम कैसे तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे। सिर्फ अमेरिका के संसाधन, अमेरिका का पैसा ही बर्बाद होगा, ईरान कह रहा अगर तुम ये सब करोगे। ईरान युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में $200 बिलियन मांगे। इस पर भी ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि ये युद्ध ईरान के लोगों और अमेरिका के लोगों पर थोपा गया। युद्ध को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और ये $200 बिलियन मांगने लगे। अमेरिका के आम नागरिक इसके लिए नेतन्याहू और अमेरिका में नेतन्याहू के लोगों को थैंक यू कह सकते हैं कि लाखों करोड़ डॉलर इजराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पर लगने वाले हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद करके रख देगा। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की पब्लिक को पिन मार रहा है कि देख भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने आए थे ये भाई साहब,
ये इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तुम टैक्स भर रहे हो, इजराइल का काम हो रहा है। मार दिया पिन। वहां पब्लिक जो है वो कर, हाँ यार ये तो सही कर रहा है। देखिए बात सही भी है, जितना पैसा अमेरिका ने करीब 3 साल के यूक्रेन युद्ध में खर्च नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा रकम वो 3 हफ्ते में ईरान के खिलाफ लगाने वाला है। आप देखिए कि यूक्रेन युद्ध पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का खर्च कितना रहा है, अमेरिका का खर्च अगर आप देखने बैठेंगे कि वो कितना युद्ध पे खर्च किया, तो जो यूक्रेन युद्ध है, यूक्रेन वॉर, उसमें अगर आप देखेंगे 2022 से 2025 की बात कर रहा हूं, उसमें अमेरिका ने कितना खर्चा किया? 16 लाख करोड़ रुपए 3 साल में बॉस, 16 लाख करोड़ रुपए। और ईरान युद्ध में, ईरान वॉर में अमेरिका कितना खर्च कर रहा है? 9,000 करोड़ सीआर पर डे खर्च कर रहा है बॉस, पर डे। और 20 दिन में इसका मतलब यह है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए वो खर्च कर चुका है, 2 लाख करोड़ रुपए 20 दिन में। और बजट मांग रहा है कि 18 लाख करोड़ रुपया और दो। तो आप देखिए कि 2 लाख करोड़ इधर और 18 लाख करोड़ का बजट मांग रहा है, तो 20 लाख करोड़ हो गया। तो जितना 3 साल में खर्च नहीं किया यूक्रेन युद्ध में, उससे ज्यादा तो ईरान में खर्चा कर देगा। तो ईरान कह रहा कि मारो, हमको क्या है? हम थोड़ी कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, हम पूरी दुनिया को चला रहे हैं। डुबाओ, फाड़ो पैसा, अपना डॉलर फाड़ फाड़ के फेंकते जाओ, जलाते जाओ, हमको क्या? हमको तो मार नहीं बैठो ना, हम तो मर ही रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी मार के मर जाएंगे, ईरान कह रहा है। सोचिए ऐसे युद्ध में बेतहाशा खर्च हो रहा है, जिस युद्ध में ट्रंप अपना कोई मकसद भी नहीं बता पा रहे। भाई को पता ही नहीं है कि किस बात का पैसा खर्च कर रहा है। ब्याह में नाच रहे हो कि ऐसे 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 उड़ा रहे हो, पब्लिक का पैसा उड़ा रहे हो तुम। इसी पर दुनिया भर में ट्रंप की छीछालेदर हो रही है। बड़ी बड़ी मैगजीन और अखबार लिख रहे हैं कि ये ट्रंप का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, एपिक फेलियर दिख रहा है। दुनिया की बड़ी मैगजीन इकोनॉमिस्ट ने अपने कवर पेज पर ट्रंप की आंखें बंद किए हुए फोटो दिखाते हुए लिखा कि ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। इसको दिख ही नहीं रहा है कर क्या रहा है ये आदमी। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा और उनको भी नहीं आ रहा है। ट्रंप जिस रूस के तेल से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, उस तेल पर दुनिया से कह दिया कि जाओ जाके खरीद लो। ईरान के जिस तेल पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था, अब अमेरिका उसके बारे में क्या कह रहा है सुनिएगा, आपका दिमाग हिल जाएगा। कह रहा है कि उस पे से भी सैंक्शन हटा देंगे, जो समुद्र में ईरान का तेल खड़ा है, जहाज में पड़ा है, कह रहा है उस पे से भी सैंक्शन हटा देंगे, वो भी ले लो। क्या हालत हो गई तुम्हारी अमेरिका, क्या हालत हो गई सोचिए। रूस को मारने चले थे, रूस को मार नहीं पाए। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने चले थे, वो रोक नहीं पाए। चाइना को डैमेज करने चले थे, वहां जिनपिंग हंस रहा है क्या किया ये आदमी। और यहां ईरान से लड़ रहे हो और दुनिया से कह रहे हो कि ईरान का तेल भी खरीद लो भाई। ऐसा तो उसी एक जानवर के साथ होता है जो अपना पूंछ पकड़ने के लिए गोल गोल घूमता, पकड़ नहीं पाता। वही अमेरिका का हाल हो गया। अगर ट्रंप ऐसे ही युद्ध बिना मतलब के खींचते रहे तो फिर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ तेल और गैस की नहीं है। अगर आप ओवरऑल दुनिया के हालात देखेंगे तो खाड़ी देशों से आने वाले फर्टिलाइजर की कमी की वजह से फूड क्राइसिस को खतरा है। 4.5 करोड़ लोगों के भूखमरी की चपेट में आने का खतरा है। कई एक्सपर्ट यह दावा कर रहे हैं कि अगर युद्ध 10 दिन और चल गया ना तो ग्लोबल रिसेशन आने का डर है, मंदी आ जाएगी दुनिया में। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ग्लोबल स्टॉक 4.5% गिर चुके हैं। वर्ल्ड जीडीपी को 4 से 5% का झटका लगने का खतरा है। दुनिया भर में ऑयल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। युद्ध का इंपैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि ईरान के कल के अटैक के बाद यूरोप में गैस की कीमत 35% बढ़ चुकी है। खाड़ी देशों से दुनिया को सिर्फ ऑयल और तेल ही नहीं मिलता, बल्कि फर्टिलाइजर यानी खाद की भी सप्लाई होती है। इसलिए आने वाले दिनों में फूड क्राइसिस के बढ़ने की चिंता है। दुनिया का 20% फर्टिलाइजर यानी खाद और 46% यूरिया खाड़ी देशों से आता है बॉस। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद ही रहा तो दुनिया के कुल खाद व्यापार का 1/3 हिस्सा बाधित हो सकता है। नाइट्रोजन खाद की कीमत दोगुनी हो सकती है और फॉस्फेट खाद की कीमत करीब 50% बढ़ सकती है दुनिया भर में। एशिया के देश खाड़ी के फर्टिलाइजर पर सबसे ज्यादा निर्भर है।
35% यूरिया, 53% सल्फर और 64% अमोनिया एशिया को जाता है। भारत खास तौर पर खाड़ी देशों पर निर्भर है। भारत अपना 40% से ज्यादा यूरिया और फास्फेट खाद यहीं से मंगाता है। खाड़ी का फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा भारत, ब्राजील और चीन लेते हैं। ये तीनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक भी हैं। यानी बात सिर्फ भारत के लिए कोई चिंता की बात है ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। एक साथ दुनिया पर कई संकट आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, फूड सप्लाई चेन क्राइसिस, और इन सब से दुनिया को निपटना है। इसलिए लोग यही मना रहे हैं कि भाई किसी तरह ये युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि इतने सारे क्राइसिस नहीं होते तो लोग कहते कि जाओ डोनाल्ड ट्रंप तुम उधर कोने में लड़ते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत यह है कि ये युद्ध ट्रंप और अमेरिका ने शुरू किया, पिस पूरी दुनिया रही। ईरान युद्ध की वजह से करीब 95 देश ऐसे हैं जहां तेल महंगा हो चुका है बॉस। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हर महीने के आखिर में फ्यूल के दाम चेंज होते हैं, तो आशंका है कि कई और देश अपने यहां फ्यूल के दाम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बॉस आप देखिए, इस संकट में भी भारत के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक कम से कम भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। और आप देखिए दुनिया में जो हालात हैं, उस बीच भारत अभी भी कितनी मजबूत स्थिति से टिका हुआ है, आपको देखना चाहिए। तेल के दाम बढ़े दुनिया में, कहां कितने बढ़े बॉस? अगर आप देखेंगे आज की डेट में, अमेरिका में जहां का ये रायता दुनिया भर में फैला हुआ है, वहां 16.5% तेल की कीमत बढ़ चुकी है। चीन में ऑलमोस्ट 10.4% तेल की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। सब ऊपर जा रहा है मामला। सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर के अंदर तेल की कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 16% बढ़ चुकी है। जर्मनी में देखिए, सबका आपको राउंड फिगर बता रहा हूं, जर्मनी में ऑलमोस्ट 13% बढ़ गई है। कनाडा में देखिए बॉस, कनाडा में तो ऑलमोस्ट 28% तेल की कीमत बढ़ चुकी। इसी तरह आप फ्रांस में देखिए, फ्रांस के अंदर तेल की कीमत ऑलमोस्ट 6% बढ़ गई है। यह डेटा 23 फरवरी से 11 मार्च के बीच का आपको बढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे, आज की डेट में भारत में तेल की कीमत कितनी बढ़ी? 0% बॉस। इकलौता अपना भारत है जो इस युद्ध के संकट के बीच भी टिका हुआ है। लेकिन समस्या यह है कि इतना रायता फैलाइएगा तो कितने दिन चलेगा, क्योंकि हम इतना इंपोर्ट करते हैं, कितने दिन इसको पकड़ के रख पाएंगे। लेकिन दुनिया भर में इंपैक्ट पड़ रहा है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप यह भी देखें कि ईरान युद्ध में 2 हफ्ते में ही भारत में एलपीजी को लेकर चिंताजनक स्थिति बन गई। पीएम मोदी इस बात को समझते हैं कि अगर युद्ध और भड़का, एनर्जी हब पर हमले होते रहे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही है भाई, भारत का, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। ये जितने चीन, अमेरिका, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं। हम डेवलपिंग नेशन में आते हैं। हम डेवलप्ड कंट्रीज में जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हमारा समय है, इसकी बात कर रहे हैं। और उस वक्त ये रायता फैला दिया ट्रंप ने, और हम फंस गए बीच में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों को सुरक्षित करने और युद्ध की चिंगारी को ठंडा करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। कल और आज में पीएम मोदी ने कुवैत, ओमान, जॉर्डन, फ्रांस और मलेशिया के नेताओं से बातचीत की है। पीएम मोदी ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की निंदा की है और तनाव को घटाने की लगातार अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति और स्थिरता पर जोर दिया है। ओमान के सुल्तान से पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट और सुरक्षित आवाजाही पर पीएम मोदी ने जोर दिया है। यानी पीएम मोदी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से यह युद्ध रुके और भारत और दुनिया जो है वो इससे निकल सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के लिए जरूरी है। आज ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सप्लाई चेन बाधित हुई है। साथ ही जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता है उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। सुनिए एक बार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर से मैरीटाइम लॉजिस्टिक डिस्टर्ब हुए हैं। शिपिंग लाइंस और इंश्योरेंस ने एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है, वॉर रिस्क सरचार्जेस को बढ़ा दिया और इमरजेंसी कंफ्लिक्ट सरचार्जेस बढ़ गए हैं। लॉन्ग रूट्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हैं, व्हीकल डाइवर्जन हुए हैं और साथ ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और कंजेशन एट ट्रांसशिपमेंट हब्स उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पर देखा जा रहा है। सर,
और इसीलिए आपको याद होगा कि पाठशाला में हम आपको डे 1 से कह रहे हैं बॉस, ये कह देने से कि ना कुछ है ही नहीं, सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया नहीं है, बोलने से नहीं होगा। यह है कि भारत जिस तरीके से अभी तक उस इंपैक्ट को झेल रहा है, पब्लिक तक नहीं जाने दे रहा है तेल की कीमतों को लेकर, वो कितने दिन रह पाएगा? क्योंकि एलपीजी को लेकर संकट तो खड़ा हुआ ही। आप डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं तो आपको कमर्शियल रोकना पड़ता है, कमर्शियल कीजिएगा तो कहीं कुछ और करना पड़ेगा। बम गोले खाड़ी देशों में बरस रहे हैं, लेकिन हाहाकार दुनिया में मचा है। भारत अछूता नहीं। आज भारत के शेयर मार्केट में क्या हुआ देखें, तूफान आ गया। एक दिन में भारत में निवेशकों के करीब 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स और निफ्टी 3% गिर गया। सेंसेक्स 2496 पॉइंट गिरा। यह जून 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स गिरते गिरते 74,207 पे बंद हुआ है और पिछले साल के 7 अप्रैल के लेवल पर आ गया है। युद्ध से जो हाहाकार मचा है उससे कोई अछूता नहीं है बॉस। और आप देखिए दुनिया भर के शेयर बाजार कैसे लुढ़क गए। साउथ कोरिया का शेयर बाजार 2.7% गिर गया। हांगकांग का बाजार 2% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट है। ताइवान में भी 2% की गिरावट है। जापान का शेयर मार्केट तो ऑलमोस्ट 3.5% गिर गया है। जर्मनी भी 3% के करीब की गिरावट देख रहा है। तो लोगों का पैसा बहा जा रहा है भाई। इधर शेयर बाजार संभल नहीं रहा, उधर सोना चांदी नहीं संभल रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,748 रुपए गिर चुका है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 3,433 रुपए गिर गया है। चांदी की कीमत प्रति किलो 6,936 रुपए गिर गई। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर 3 से 4% डाउन। वैसे तो युद्ध के माहौल में सोना चांदी के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोग अभी गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाने से बच रहे हैं और जो कैपिटल है वो एनर्जी मार्केट की तरफ मूव हो रहा है। युद्ध का असर दुनिया भर में भारत से होने वाली मेडिसिन सप्लाई पर भी पड़ रहा है। दवाओं के माफ कीजिएगा, दवाओं के होलसेल प्राइस 10 से 15% बढ़ गए। रॉ मटेरियल की कीमत केवल 8 दिन में 20 से 60% बढ़ गई है। शिपिंग कॉस्ट 3 से 5 गुना हो चुका है। और कुछ दिन यही सब चला तो तेल गैस के साथ साथ दवाओं के लिए हाहाकार मचेगा। युद्ध के वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हिली हुई है। यूरोप के देश ज्यादा पैसे देकर एशिया से सेमीकंडक्टर मंगा रहे हैं। इसके अलावा हीलियम गैस की भी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हीलियम गैस नेचुरल गैस से ही बनती है। यह एलएनजी का बाई प्रोडक्ट है। भारत में एलएनजी की कमी से इंडस्ट्री लेवल पर किस तरह की मुसीबत मंडरा रही है वो गुजरात के मोरबी में देखने को मिला। मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि सिरेमिक आइटम जैसे टाइल्स, सैनिटरी वेयर और पॉटरी जैसे प्रोडक्ट को हाई टेम्परेचर पर भट्टी में तपाना पड़ता है। इसलिए यह इंडस्ट्री बिना गैस के नहीं चल सकती। सिरेमिक एसोसिएशन के मुताबिक अब तक 100 यूनिट बंद हो चुकी हैं। अगर गैस की किल्लत का यही हाल रहा तो अगले 4 से 5 दिनों में 400 यूनिट का शटर डाउन हो सकता है। गुजरात गैस ने जिन यूनिट्स को 50% गैस की सप्लाई की इजाजत दी थी वो भी कल तक बंद हो सकती हैं, कहा जा रहा है। और इसलिए जब हम पाठशाला में बार बार कहते हैं कि पेट्रोलियम मंत्री जी ये मानिए कि देश में समस्या है, तो इसीलिए कहते हैं बॉस। खाली घर में चूल्हा जल जाएगा, आप डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन एक साइकिल ना चलता है बॉस। कहीं होटल बंद होगा तो वहां जो काम करते हैं, वहां जो सामान लेके आता है, वहां जो बर्तन धोता है, वहां जो वेटर है, तमाम तरह के लोग हैं जो स्विगी जोमेटो से सप्लाई करते हैं, सबकी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री पे असर नहीं पड़ेगा। और जब कमाएगा ही नहीं तो घर में एलपीजी से पे पका के खाएगा क्या? क्योंकि खाने पीने की भी चीजें महंगी होंगी, इसका अलग डर सता रहा है। सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े पेपर मिल, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में भी अलग हाय तौबा मची है, क्योंकि ना प्रोडक्शन हो रहा है ना एक्सपोर्ट। इस वजह से इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। और यह तो एक उदाहरण बता रहा हूं, और यह दुनिया भर में हो रहा है, खाली भारत की बात नहीं है बॉस। ये भारत का पैदा किया हुआ संकट नहीं है, हम फंस गए हैं इसमें, हम फंस गए हैं इसमें, दुनिया फंस गई है इसमें। और उस सन की ट्रम्प की वजह से कब निकल पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। मार खाते हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं, तो सोचते क्या करें कि कैसे निकलें। कुछ दिखता नहीं तो और मारने पे आते हैं, और मारते हैं। ईरान कहता है लो हम भी और मारते हैं। ये मारा मारी में हम मर रहे हैं बॉस, क्या कीजिए, चल रहा है।